Good morning, everyone. Good morning, Anjali. Good morning, Adarsh. Good morning, Soumya. Good morning, Reshma. Good morning, Kashish. Good morning, Kamini. Good morning, Kashish. Good morning, Vaishnavi. ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, एंड बाकी मैंने आपको पीडीएफ भेज दी है, वो पूरी कंप्लीट पीडीएफ है, आप उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। उसमें सॉल्यूशन आंसर की सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तनु शर्मा, आप कहाँ हो भाई इतने दिन से? तनु शर्मा, अनम्यूट करो जरा। तबीयत क्यों खराब हो रही है भाई आजकल? क्यों तबीयत खराब करने पे लगे हो? ये बताओ, फॉर्म कंप्लीट हो गया? बेसिक रजिस्ट्रेशन आपने करवाया था, फिर उसके बाद गायब हो गए। भाई तबीयत वबीयत मत खराब करवाओ, पूरा साल खराब हो जाएगा तबीयत के चक्कर में। जब भी कुछ हल्की फुल्की तबीयत लगती है तो उसी टाइम ट्रीटमेंट ले लिया करो ना, इंतजार क्यों करते हो पूरी तबीयत खराब होने का? चलो स्टार्ट करते हैं फिर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, बट ये है कि फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। हमने मैग्नेटिज्म से रिलेटेड काफी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स टेंड टू पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये बेसिक सी बात है। ठीक है, जैसे कि चार्जेस से होता है। देखो, आपको पूरा मैग्नेटिज्म जो है चार्जेस से रिलेट करके पढ़ना है। जैसे आपने चार्जेस के केस में देखा है कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा, यानी कि जैसे कि लाइक चार्जेस आपके रिपेल होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो लाइक मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, लाइक मैग्नेटिक पोल्स का मतलब क्या है कि देखो, पोल्स आपके दो होते हैं मैग्नेट के, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल। तो नॉर्थ और नॉर्थ अगर आपस में आएंगे तो वो रिपेल करेंगे, या फिर साउथ और साउथ आपस में आएंगे तो वो रिपेल करेंगे। लेकिन अनलाइक पोल्स जो है, अनलाइक का मतलब जो अलग अलग है, वो अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ को अट्रैक्ट करेगा और साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो कभी भी देखना, दो मैग्नेट्स को लेना, दो मैग्नेट्स में जब भी आप उसको पास में लेके आ रहे होते हो, अगर वो अट्रैक्ट हो जा रही है इसका मतलब है कि उनमें से एक नॉर्थ है और एक साउथ है। और अगर वो रिपेल हो रही है इसका मतलब या तो दोनों नॉर्थ होंगे या फिर दोनों साउथ होंगे। ठीक है, और पहला पॉइंट जो इससे पहले जो लिखा है ये है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स टेंड टू पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि जैसे आप कंपास ले लो, ठीक है, कंपास जैसे ले लो, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। या फिर क्या होता है, कोई भी अगर आपके पास ऐसा मटेरियल है जिसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिज्म प्रेजेंट है, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट प्रेजेंट है, उसकी वजह से वो मटेरियल अपने आप को हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब कभी भी अगर आपने कंपास देखा हो, जो कंपास होता है आपका, जिससे हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं, ठीक है, और उसका काम जो है ज्यादातर मतलब समुद्र वगैरह में ज्यादा होता है, ठीक है, रास्ता वगैरह ढूंढने के लिए। तो आप देखोगे वो जो कंपास होता है उसमें सिर्फ एक ही सुई होती है, एक ही निडल होती है, एंड वो पॉइंट हमेशा नॉर्थ की तरफ करती है। यानी कि जब भी आप उसको कहीं पर रखोगे तो हमेशा वो अर्थ के जो अर्थ का जो नॉर्थ डायरेक्शन है मैग्नेटिज्म का, उधर को ही अलाइन करेगी। ठीक है, तो वही इसका मतलब है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, कटिंग का बार मैग्नेट क्रिएट्स टू सिमिलर मैग्नेट्स। बार मैग्नेट का मतलब क्या है कि बार बार मतलब जैसे चॉकलेट बार होता है, ठीक है, चॉकलेट बार कैसा होता है भाई, क्यूबॉइड शेप का होता है ना। तो वैसे करके एक बार मैग्नेट भी होता है जिसके क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं। अगर आप उसको काट देते हो बीच में से या उसके दो टुकड़े कर देते हो, तो उसके बाद क्या होगा, दो छोटे छोटे मैग्नेट बन जाएंगे, या फिर अगर आप उसको चार टुकड़ों में काट देते हो तो चार मैग्नेट्स बन जाएंगे। और हर मैग्नेट का दोबारा से एक नॉर्थ बनेगा, एक साउथ बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये मैग्नेट है,
ये एक बार मैग्नेट हो गई इस तरीके से, ऐसे बना सकते हो बार मैग्नेट, जैसे चॉकलेट बार होता है, ठीक है। तो अब मैंने कह दिया कि ये वाला नॉर्थ पोल है, ये वाला इसका साउथ पोल है इधर की तरफ, ठीक है। नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अब अगर मैं इसको बीच में से सपोज कट कर रहा हूँ, बीच में से करो या कहीं से भी करो, और मान लो मैंने क्या करा, इसके दो टुकड़े बना दिए इस तरीके से। अब ये दो टुकड़े जब बनेंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये वाला साउथ हो जाएगा, और उसके बाद ये फिर से नॉर्थ हो जाएगा, ये वाला साउथ हो जाएगा। अब इसके अगर आप फिर से टुकड़े करोगे तो फिर से जो दो दो मैग्नेट्स इनके बनेंगे, उनके फिर से नॉर्थ साउथ आपके डेवलप हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप मैग्नेट काटोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ अलग हो जाएगा एक मैग्नेट में और साउथ अलग हो जाएगा। यानी कि जब भी मैग्नेट को आप कट करोगे या तोड़ोगे, हमेशा मैग्नेट इस तरीके से टूटेगा कि उसके वापस से दो पोल्स जनरेट हो जाएंगे। यानी कि देयरफॉर मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, पोल्स को आप कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। अगर मैग्नेट में नॉर्थ है तो नॉर्थ के साथ साथ साउथ 100% होगा ही होगा। दैट इज मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोपोल का मतलब कि एक मैग्नेट में ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही पोल एग्जिस्ट करे, यानी कि या तो सिर्फ नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा ऐसा ही होगा कि अगर नॉर्थ पोल आपको दिख रहा है तो उसके ऑपोजिट वाली साइड में साउथ पोल उसका जरूर होगा। हमेशा ये दोनों क्या रहते हैं, कॉम्बिनेशन में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच गिव पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड अराउंड अ मैग्नेट। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, अगर आपके पास चार्ज होता है तो चार्ज से क्या होता है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक वो सॉरी बाहर की तरफ क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलती है। तो चार्ज के केस में आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है। और मैंने बताया था कि अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं, अंदर की तरफ आती है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमेशा बाहर की तरफ होंगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी जो डायरेक्शन है या जो लाइंस है, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, अंदर की तरफ होंगी, ठीक है। अब उसी तरीके से सेम जो चीज होती है वो यहाँ पर मैग्नेट के साथ भी होती है। यानी कि अगर कोई भी मैग्नेट आपके पास है तो उस मैग्नेट से क्या होगा, उस मैग्नेट से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो जो है जनरेट होंगी या बाहर निकलेंगी या उसके चारों तरफ फैली होंगी, ठीक है। अब हो सकता है आपने कभी 10th या 12th में आपने कोई एक एक्सपेरिमेंट ऐसा पढ़ा होगा। एक्सपेरिमेंट क्या पढ़ा होगा कि जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक बार मैग्नेट है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें मान लो एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल हो, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये वाला एक बार मैग्नेट अगर आपके पास है, और उसमें ये बोलते हैं कि अगर आप आयरन का चूरा ले लो, ठीक है, आयरन पाउडर अगर आप ले लेते हो, लोहे का पाउडर ले लो, क्योंकि लोहा क्या होता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो आयरन का अगर आप पाउडर ले लेते हो और इसके चारों तरफ क्या करते हो, उसको बिखेर देते हो, तो जो पाउडर होगा वो पाउडर यहाँ पर इस तरीके से अलाइन हो जाएगा जिस तरीके से मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पर होंगी, ठीक है। और वो अलाइन कैसे होगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ऐसे करके। और यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और ये इस तरीके से जो है, ये इस तरीके से चारों तरफ एक एरिया बन जाता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बता रहा होता है। तो अगर आप कोई बार मैग्नेट लेते हो या कोई भी मैग्नेट लेते हो, उसके चारों तरफ अगर आप आयरन का चूरा या पाउडर जो है वो डाल दोगे तो वो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। एंड इस तरीके से जब अरेंज होगा वो वहां वहां पर अरेंज होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने एक और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। नॉर्थ पोल से क्या होता है, बाहर की तरफ निकलती है। जिस तरीके से आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को निकलती हैं, उसी के कंपैरिजन में आप ये देख सकते हो जैसे कि मैग्नेट में भी क्या है, आपका एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, चार्जेस भी क्या होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्जेस जैसी प्रॉपर्टीज नॉर्थ पोल के पास होती है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज से जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, उसी तरीके से एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो बाहर की तरफ होती है। ये सारी इमेजिनरी चीजें, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्शन हमको दिख रही होती है, बट हमने ऐसा बाय कन्वेंशन मान लिया है, ठीक है। अब उसके बाद नॉर्थ से ये बाहर निकलती है, और ये जो साउथ पोल है आपका, साउथ पोल में आके क्या होती है, एंटर हो जाती है। साउथ पोल में क्या होती है, आकर एंटर हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि साउथ पोल आप जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी तरह आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही होती है, टूवर्ड्स इनवर्ड आ रही होती है डायरेक्शन, ठीक है, टूवर्ड्स द चार्ज आ रही होती है। उसी तरीके से साउथ पोल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो अंदर की तरफ डायरेक्टेड होती है।
और नॉर्थ पोल की साइड से बाहर की तरफ डायरेक्टेड होती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर यहाँ पर क्या होती हैं, अंदर की तरफ इस तरीके से डायरेक्टेड होती है, ठीक है, ऐसे करके। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी यहाँ पर बनता है कि भाई आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, तो हम बोलेंगे नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ से लेके साउथ तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट होती है। और अगर हम बात करें इनसाइड द मैग्नेट, तो इनसाइड द मैग्नेट होती है साउथ टू नॉर्थ। ये आप देख भी रहोगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखो ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई है मैग्नेट के अंदर, ये जो डायरेक्शन है ये कहाँ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ है, इधर की तरफ। तो ये दो पॉइंट्स आपने यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि नॉर्थ टू साउथ जो है, अगर बाहर डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, तो वो नॉर्थ टू साउथ होती है। और अगर वो बोले कि इनसाइड द मैग्नेट क्या डायरेक्शन होती है, तो साउथ टू नॉर्थ होती है। ये क्वेश्चन आपके जो है स्टेटमेंट बेस्ड फॉर्म में बन सकते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जैसे हमने वहां पर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टीज है दीज लाइंस फॉर्म्स कंटिन्यूअस क्लोज लूप, ठीक है। ये जो लाइन होती है कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाती है, ये लूप आप देख रहे होगे, ठीक है, नॉर्थ से निकली साउथ पे एंटर हुई, तो ये क्या बना रही है, क्लोज लूप इस तरीके से बना रही है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाती है, बीच में कहीं पर ब्रेक नहीं होते। उसके बाद दूसरा पॉइंट है द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस गिव डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये सेम आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में भी हमने ये पढ़ा था कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ करते हो, तो वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। उसी तरीके से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर किसी भी टेंजेंट को ड्रॉ करते हो, तो वो वहां पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या देगा, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो मैंने ये कोई पॉइंट ले लिया, इस पर अगर मैं टेंजेंट बना रहा हूँ तो ऐसा बन गया। इधर मान लो कोई पॉइंट लिया तो इधर टेंजेंट मान लो ऐसा बन गया, यहाँ पर कोई पॉइंट लिया इधर टेंजेंट बनाया तो ऐसा बन गया। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या देगा, उसकी डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो टेंजेंट जो है वो यहाँ पर क्या देगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद है ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ द लाइंस स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये प्रॉपर्टी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कंपेयर कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में भी मैंने आपको बताया था, जहां पर नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे गॉस लॉ के बारे में हमने पढ़ा था, तो उस टाइम पे हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर जहां पे ज्यादा होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर कम होगा या दूर दूर होंगी वो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होगी। उसी तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड में भी देख सकते हो, जितनी ज्यादा डेंसिटी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होगी, उतनी ही ज्यादा वहां पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी कि अगर कोई छोटा सा एरिया लेते हो, छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसका मतलब है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। और वही सेम एरिया अगर आप दूसरी जगह पे लेते हो, जहां पर उस सेम एरिया के अंदर आप ही देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनका नंबर कम है, तो इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी कम हो गई लाइंस की, और लाइंस की डेंसिटी अगर कम हो गई, इसका मतलब है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दीज लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। ये पॉइंट भी बिल्कुल सिमिलर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसा, कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एक मतलब एक पॉइंट पर दो लाइंस इंटरसेक्ट हो जाती हैं। अब दो लाइंस अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इंटरसेक्ट हो जाती हैं, या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंटरसेक्ट होती हैं, तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट पर जब आप दोनों के लिए टेंजेंट को ड्रॉ करोगे, तो टेंजेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में ड्रॉ किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर दो अलग अलग लाइंस के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में इम्पॉसिबल है। तो अगर किसी भी तरीके से आप ये देख रहे हो कि अगर इंटरसेक्ट कर जाती है लाइन, तो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर गई और उस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालोगे दोनों ही लाइंस के लिए, तो वो सेम डायरेक्शन आएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। सॉरी, सेम नहीं आएंगी, अलग अलग आएंगी। मतलब जब भी वो इंटरसेक्ट करेंगे, मान लो ये इस तरीके से एक लाइन हो गई और ये एक इस तरीके से लाइन हो गई, और यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट के पहले वाले के लिए अगर आप डायरेक्शन निकालोगे, तो वो मान लो इधर की तरफ होगी, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और उसके बाद ऊपर वाली अगर जो लाइन आपको दिख रही है उसके लिए अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो डायरेक्शन इधर हो गई। यानी कि यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपको दो डायरेक्शन मिल रही है। तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन होना इम्पॉसिबल है, इस वजह से कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और इसी तरीके का सेम केस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज भी आपसे मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछी जा सकती है।
ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज बिलोंग टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी सही है और बाकी कुछ और प्रॉपर्टी आपको मिलती है या इनका उल्टा अगर उसमें बोल देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज सभी को समझ आ गई? यस Yes, सर। sir. Yes. Yes, sir. चलो फिर ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके कुछ मैथमेटिकल रिलेशन और फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे जो इजी इजी है। ठीक है, तो पहला है करंट बियरिंग लूप ऑफ वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल हुज डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय। अब ये जो डायपोल मोमेंट क्वांटिटी है इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो डायपोल मोमेंट होता है कैसे निकालते हैं, NIA से निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई लूप है तो वही सेम चीज यहाँ पर दी है, करंट बियरिंग लूप ऑफ वायर। लूप ऑफ वायर मतलब कि लाइक एक क्या बोलते हैं, लूप का मतलब कि लाइक एक सर्कुलर सेक्शन हो गया, ऐसा करके हो गया। तो वायर का लाइक आपने एक पोर्शन ले लिया है, लूप ले लिया है, और उसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कभी भी किसी कंडक्टर के थ्रू अगर करंट फ्लो हो रहा है, करंट का मतलब क्या है कि चार्जेस वहां पर मूव कर रहे हैं, चार्जेस में अगर वेलोसिटी है वो मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा। तो वो जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा, तो प्रोड्यूस करने के बाद ये जो आपका करंट बियरिंग लूप ऑफ वायर है ये एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह यहाँ पर बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक डायपोल का मतलब क्या है, मैग्नेटिक डायपोल का मतलब है कि वहां पर दो पोल होंगे मैग्नेट के, एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक लूप ले लेते हो और उस लूप में करंट अगर फ्लो हो रहा है, एंड करंट फ्लो जब भी होगा तो वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करने लग जाएगा। आप ये भी बोल सकते हो कि वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, क्योंकि बार मैग्नेट में भी क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो उसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा। और उसके लिए अगर आप डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करते हो तो डायपोल मूवमेंट का जो वो होता है फॉर्मूला, वो होता है M=IA। अगर मान लो यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में दी जाती है, यानी कि ऐसा बोला है कि एक लूप ऑफ वायर है, इसमें सपोज n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए ये जो फॉर्मूला हो जाता है ये NIA हो जाता है। ठीक है, NIA। तो NIA वैसे इंडिया में भी एक एजेंसी है, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इस तरीके से भी होती है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ लूप ऑफ वायर दिया है, उसका बोला है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, अगर करंट उसमें से I फ्लो हो रहा है तो उसके लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आप M=IA लिख सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर बन जाएगी, करंट की क्या होती है यूनिट एम्पेयर होती है, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर होती है। और डायरेक्शन जो डायपोल मूवमेंट किया वो आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो। ठीक है, अब राइट हैंड थंब रूल से वैसे ही निकाल पाओगे, मतलब कि क्या है कि जैसे राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको बताया था, राइट हैंड थंब रूल का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा वो तो आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई, और जिस डायरेक्शन में क्या होगा फिंगर कर्ल्स कर रही होंगी उधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो उधर ही क्या हो जाएगी आपके मैग्नेटिक मूवमेंट की भी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इतना आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे हमने चार्जेस के केस में डायपोल मूवमेंट पढ़ा था Q×2L होता है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है आपका ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। अगर हम कोई बार मैग्नेट ले रहे हैं तो उसको हम सोलेनोइड की तरह विजुअलाइज कर सकते हैं। सोलेनोइड क्या होता था, सोलेनोइड कुछ इस तरीके का होता था, हमने देखा था ना, मैंने आपसे बोला था कि कोई एक पेन लो या सिलेंड्रिकल चीज लो, उस पे तार को आप इस तरीके से रोल कर दो और वो पेन उसमें से बीच में से निकाल दोगे तो आपको जो तार है वो उस तरीके का मिलेगा। तो ये क्या बन जाता है, आपका सोलेनोइड बन जाता है। अब ये सोलेनोइड जो है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो बार मैग्नेट होता है वो आपका सोलेनोइड के इक्विवेलेंट होता है, या सोलेनोइड जो है वो बार मैग्नेट जैसा होता है, मतलब कि अगर इसमें से करंट पास करवा दोगे तो एक जो है नॉर्थ पोल इसका बन जाएगा और एक जो है इसका साउथ पोल बन जाएगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि एक जो आपके पास बार मैग्नेट होता है उसमें अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो सोलेनोइड से। ठीक है, जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें क्या लिखा है कि द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर इज गिवन बाय। ठीक है, तो अगर हम मैग्नेट ये बार मैग्नेट को कंपेयर कर रहे हैं इक्विवेलेंट सोलेनोइड से, तो यहाँ पर हमने सोलेनोइड के केस में मतलब इस तरीके का एक्सप्रेशन पढ़ रखा है कि जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, अगर आप इसके सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर क्या निकालना चाहते हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। मान लो कि ये इसका सेंटर हो गया सपोज बार मैग्नेट का, और बार मैग्नेट से आप r दूरी ये वाली ले रहे हो, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर p पॉइंट पर क्या निकालना चाहते हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो।
तो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। और m क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, m का मतलब क्या है, I इंटू ए। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो बार मैग्नेट लो या सोलेनोइड लो, मतलब करंट कैरिंग सोलेनोइड लो, दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। और उसके सेंटर से अगर आप r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो वो आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। r आपका डिस्टेंस हो गया सेंटर से आपके बार मैग्नेट या फिर सोलेनोइड से, और m क्या हो जाएगा, I इंटू ए हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, और I क्या हो जाएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द आपका सोलेनोइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप बार मैग्नेट को इससे कंपेयर कर सकते हो। अब देखो ये 2m अपॉन आर क्यूब लिखा है ना, तो अगर बार मैग्नेट की कोई कंडीशन दी होगी तो आपको आई और ए की वैल्यू नहीं दी होगी, क्योंकि भाई बार मैग्नेट से तो आप करंट फ्लो करवाओगे नहीं। अगर बार मैग्नेट की कंडीशन दी होगी तो उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट की हो सकता है वैल्यू आपको अलग से दी हुई हो। और अगर आपको सोलेनोइड दिया होगा तो सोलेनोइड में आपको आई की वैल्यू दी होगी और ए की वैल्यू दी होगी, जिससे आप कैपिटल एम की वैल्यू निकाल सकते हो, और आर दूरी जो दी होगी उस पर आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। तो इन्होंने ये लिखा है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट है। कहने का मतलब है कि ये एक्सप्रेशन आप बार मैग्नेट में भी यूज कर सकते हो, यही एक सेम एक्सप्रेशन जो है वो आप सोलेनोइड में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो सोलेनोइड में आप तब इस्तेमाल करोगे जब आपको करंट और क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू दी होगी। अगर आपको सीधे कैपिटल एम की वैल्यू दी है, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू दी है, तो आप सीधे बार मैग्नेट की तरह इसको ले सकते हो। ठीक है, मतलब ये दोनों के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एनी ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल इज गिवन बाय। तो अब हम ये देख रहे हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो भी आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था, लेकिन ये किसके लिए था, ये आपका करंट बेयरिंग लूप के लिए था, ये वाला। ठीक है, ये था करंट बेयरिंग लूप ऑफ वायर के लिए। अब दूसरा जो है वो आपका मैग्नेटिक डायपोल के लिए, यानी कि आपको एक ऐसा मतलब मैग्नेटिक डायपोल दे दिया, मतलब एक ऐसा मैग्नेट दे दिया जिसके दो पोल आपको दिए हुए हैं, एक साउथ पोल दिया है और एक आपको नॉर्थ पोल दिया है, बस इतना आप ध्यान रखो। ठीक है, तो ऊपर जो दिया है फॉर्मूला उससे कंफ्यूज मत होना, वो किसके लिए, करंट बेरिंग लूप ऑफ वायर के लिए। यानी कि आपके पास एक लूप ऑफ वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए करके निकाल सकते हो। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स की बात भी उसमें की होगी तो एन आई ए के बराबर हो जाएगा। अब दूसरा केस, उस पर्टिकुलर केस के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जब आपको निकालना है, जब आपको सिंपल एक मैग्नेट दिया हो जिसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल, दो पोल्स आपको दिए हुए। ठीक है, तो इसके लिए आप कैसे निकालोगे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का वो होता है m इंटू टू एल के बराबर। अब ये 2l क्या है, 2l का मतलब हो गया कि जो आपके पास मैग्नेट दी हुई है उसमें जो आपका साउथ पोल है और उसमें जो आपका नॉर्थ पोल है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब पूरी मैग्नेट की या तो लेंथ बोल लो या फिर साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस बोल लो, एक ही बात है। तो साउथ या नॉर्थ पोल डिस्टेंस बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो कि पूरे मैग्नेट की लेंथ कितनी है, 2l के बराबर है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो m इंटू टू एल के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो स्मॉल m है, ये स्मॉल क्या m क्या होता है, ये आपका पोल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, अब ये वाला जो आप फॉर्मूला है ये आप अपने चार्ज वाले डायपोल से कंपेयर कर सकते हो। चार्ज वाला डायपोल किस तरीके का था, आपने आपको शायद याद भी होगा, ये था आपका, यहाँ पर हम माइनस क्यू लेते थे, यहाँ पर हम क्या लेते थे, प्लस क्यू लेते थे, और इनके बीच का डिस्टेंस हम 2a के बराबर लेते थे। तो हमने यहाँ पर जो है डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू पड़ी थी वो क्या होती थी, q इंटू टू एल के बराबर होती थी। ठीक है, चार्ज इंटू इधर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हम ऐसा बोलते थे, तो उससे हमको डायपोल मोमेंट मिल जाता था। अब यही सेम फॉर्मूला आप यहाँ पर भी कंपेयर कर सकते हो। ये जो चार्ज की बात होती थी यहाँ पर चार्ज वाले डायपोल मोमेंट में, वो यहाँ पर किस तरीके का काम कर रहा है, स्मॉल एम की तरह काम कर रहा है। स्मॉल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ मतलब कि ये जो मैग्नेट के दो पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ, इसकी अलग अलग जो इनकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि नॉर्थ की भी उतनी ही स्ट्रेंथ होगी स्मॉल एम, और साउथ वाले पोल की भी स्मॉल एम ही होगी। जिस तरीके से दोनों तरफ चार्ज आपके क्यू होते थे डायपोल में, उनका मैग्नीट्यूड क्यू के बराबर ही होता था, इसी तरीके से मतलब पोल यहाँ पर भले ही अलग अलग है, एक नॉर्थ है और एक साउथ है, लेकिन इनकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो स्मॉल एम के बराबर ही है। और 2l क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स हो गया। और यही सेम चीज हम यहाँ पर भी पढ़ते थे, 2a जो डिस्टेंस होता था वो क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस होता था, या बोथ द पोल्स आप बोल सकते हो। तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हो। अब मेरे को ये बताओ जरा,
जब हमने डायपोल मूवमेंट पढ़ा था चार्जेस वाले केस में, तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती थी बताओ? -q2 +q होती है या फिर +q2 -q होती है? -q2 + q। ठीक है, तो -q2 +q होती थी। और यहां पर आप देखोगे डायरेक्शन जो इन्होंने दी है, यहां पर ऊपर लिखा है शायद, देखो यहां पर इन्होंने डायरेक्शन के बारे में लिखा है कि डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे साउथ पोल टू नॉर्थ पोल का मतलब है डायरेक्शन जो है यहाँ पर ये आपके मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की वो कैसे दे रखी है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल दे रखी है इस तरीके से। यानी कि साउथ को आप -q चार्ज से कंपेयर कर सकते हो और नॉर्थ को जो आप है +q चार्ज से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, और यही चीज मैंने अभी आपको ऊपर भी समझाई थी कि जैसे कि साउथ आपका -q से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा था जो बार मैग्नेट का केस होता है, अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है और इस तरीके से आके फिर कहां एंटर होती है, साउथ में आके एंटर हो जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो यही होता है, नॉर्थ से आप इलेक्ट्रिक मतलब जैसे नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, तो आपको पता है +q चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है। और साउथ में अगर एंटर हो रही है अंदर आके, तो साउथ को अगर आप -q चार्ज से कंपेयर करोगे तो -q में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अंदर की तरफ आती है। तो यही चीज इसीलिए मैंने आपको बोली थी कि साउथ को आप -q चार्ज से कंपेयर कर सकते हो और नॉर्थ को आप +q से कंपेयर कर सकते हो, तो बाकी जितनी भी चीजें रिलेट करोगे वो सारी यहाँ पर फिट हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, और साउथ को अगर आप -q से कंपेयर करते हो तो जो आपका चार्ज वाला डायपोल होता है उस केस में -q2 +q आपकी डायरेक्शन होती है किसकी, डायपोल मूवमेंट की। तो बस इतना ही करना है इसमें। ठीक है, समझ आ गया सभी को ये? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसके बारे में एक दो पॉइंट्स और हैं इसकी यूनिट वगैरह के बारे में। तो ये स्मॉल एम तो सभी को समझ आई गया, स्मॉल एम का मतलब क्या है, ये है पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ जैसे कि चार्जेस के केस में आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, उसी तरीके से यहाँ पर जो आपके पोल हैं उस पोल के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। ठीक है, उस पोल की क्या हो गई, मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो गई। और उसके बाद 2l क्या हो गया, डायपोल लेंथ हो गया, यानी कि आप बोल सकते हो कि पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, या फिर बार मैग्नेट या जो भी मैग्नेट आपने लिया है उसमें जो टोटल मैग्नेट की लेंथ है वो हो गया। और यहाँ पर डायपोल लेंथ जो है उसकी डायरेक्शन में क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि डायपोल मोमेंट जो p होता था वो वेक्टर क्वांटिटी होता था, और इसको हम q इंटू 2l के बराबर लेते थे, जहां पे 2l जो होता था या फिर जो 2a हम लेते थे, ये 2a क्या होती थी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती थी, और ये क्या है, लेंथ है। और इस लेंथ की डायरेक्शन क्या होती थी, -q2 +q होती थी। तो उसी सेम रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर ये लिखा है कि ये जो 2l है वो आपकी डायपोल की लेंथ है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ होगी। और साउथ टू नॉर्थ अगर इसकी डायरेक्शन है, इसका मतलब जब आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m निकालोगे, जो कि आपका m इंटू 2l के बराबर होगा, तो जो इसकी डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन होगी, यानी कि साउथ टू नॉर्थ। क्योंकि ये जो m आपको दिख रहा है डायपोल स्ट्रेंथ या जो पोल स्ट्रेंथ है, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। जिस तरीके से चार्ज आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है डायपोल मूवमेंट में, उसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट में पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो भी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है, ये जो आपकी लेंथ है जिसकी डायरेक्शन आपकी साउथ टू नॉर्थ है यहाँ पे, और वहां पर -q2 +q होती थी। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो है यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की वो क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर है, क्योंकि m इंटू 2l आप जब निकालोगे, ठीक है, और मतलब ये है कि इसकी यूनिट यही आएगी। अब ये यूनिट कैसे आएगी, क्योंकि हमने एक और फॉर्मूला अब इसका पढ़ा था कैपिटल एम का, जो कि आई इंटू ए के बराबर होता है। तो भाई यूनिट तो हमेशा सेम ही रहेगी ना, भले आप इस फॉर्मूला से निकालो या इस वाले से निकालो। ठीक है, तो ये एम्पेयर मीटर स्क्वायर हो गई, या फिर आप बोल सकते हो जूल पर टेस्ला। तो ये भी क्या है, इसकी यूनिट है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये मैंने बता ही दिया, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये चीज थी। अब देखो हम क्या करेंगे, आपको याद होगा जैसे डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद हमने दो केसेस पढ़े थे। दो केसेस क्या पढ़े थे, हमने ये पढ़े थे कि जैसे -q से लेके +q, अगर सपोज हमारे पास ये डायपोल है एंड इसके बीच में डिस्टेंस 2a या 2l के बराबर है, तो हमने इसके बाद दो केसेस ऐसे पढ़े थे कि अगर आपको ये जो डायपोल है, इस डायपोल के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर आपको क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो। या हमने ये पढ़ा था कि अगर ये इसका सेंटर O है और इस सेंटर O पर जो यहाँ पर ये लाइन पास हो रही है, इसको हम क्या बोलते थे, इक्वेटोरियल लाइन बोलते थे।
और अगर इस इक्वेटोरियल लाइन पर हमें किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये पी पॉइंट था यहाँ पर, और इस पी पॉइंट पर हमको क्या निकालनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो उसका कैलकुलेशन हमने किया था। यानी कि डायपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये हमने पढ़ा था, और डायपोल की वजह से उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये हमने पढ़ा था। अब यही सेम चीज हम यहाँ पर मैग्नेट के केस में भी करेंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस कंपेयर करते जाना है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने कंपैरिजन कैसे करा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। पहला यहाँ पर जो केस दिया है, द मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द गिवन बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सियल लाइन इज गिवन बाय। अब एक्सियल लाइन का मतलब यही हुआ, देखो ये आपका साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है, और ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम पी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला, ये पी पॉइंट कहाँ पर है, इसके एक्सियल लाइन के ऊपर है। जैसे हमने डायपोल के केस में देखा था, वैसे यहाँ पर एक्सियल लाइन यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस एक्सियल लाइन पर अगर हम पी पॉइंट को चूज कर रहे हैं, और इस पी पॉइंट की जो दूरी है वो आर है, लेकिन आर दूरी कहां से है, ये सेंटर से है, ये सेंटर से आर दूरी है। यही सेम ऐसा केस हमने चार्ज के केस में भी पढ़ रखा है। ठीक है, और पूरे डायपोल की लेंथ अगर 2l है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि सेंटर से इधर वाली लेंथ l हो गई, और सेंटर से राइट हैंड वाली साइड की लेंथ l हो गई। ठीक है, तो ये पूरा केस अगर आपको दिया है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर आपको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो वो आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। और ये फॉर्मूला जब आप देखोगे तो आप इसको सीधा सीधा अपने चार्ज वाले फॉर्मूला से कंपेयर भी कर पाओगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू एम इंटू आर। ये कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू है, और आर क्या है, सेंटर से दूरी उस पी पॉइंट की जहां पर आप मैग्नेटिक फोल्ड इसके डायपोल की वजह से निकाल रहे हो, उसके एक्सियल पॉइंट पे। और नीचे क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। आर तो वही दूरी हो गई सेंटर से पी पॉइंट की, और एल क्या हो जाएगा, जो आपकी डायपोल की टोटल लेंथ है उसका हाफ, क्योंकि डायपोल की टोटल लेंथ 2l के बराबर ली है हमने, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो उसका स्क्वायर करना है, और उसको सेपरेट करने के बाद उसका होल स्क्वायर कर देना है, तो आपको कैपिटल बी की वैल्यू मिल जाएगी। और एक और रिलेशन यहां पर लिखा है कि अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है एल के कंपैरिजन में, यानी कि जो एल है यहाँ पर डायपोल की जो आधी लेंथ है वो बहुत ही छोटी है एज कंपेयर टू आर, यानी कि सेंटर से जो आपने पी पॉइंट कंसीडर किया है वो बहुत दूरी पर किया है, जो आर दूरी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन एल जो है वो बहुत छोटा है। तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये वाला जो एक्सप्रेशन यहाँ पर देख रहे हो, तो एल की वैल्यू को आप 0 मान सकते हो। ठीक है, एल की वैल्यू को यहाँ पर आप 0 मान सकते हो। तो एल की वैल्यू अगर आप 0 मानोगे तो आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा, और ऊपर वाले एक आर से नीचे वाला एक आर कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, आर क्यूब बचेगा। तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूला मिल जाएगा, सेम रहेगा, बस नीचे आर क्यूब हो जाएगा और ऊपर का आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में ये सभी को? Yes, sir. सभी को क्लियर हो गया? Yes, sir. अगर देखो आपने चार्ज वाला पढ़ रखा है एक्सेल वाला, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में, और अगर वो नहीं पढ़ा है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो देखो एक्सेल वाले केस में भी हमने ये पढ़ा था कि एक्सेल पॉइंट पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हो चार्ज डायपोल की वजह से, तो उसकी डायरेक्शन वही होती है जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। तो वही सेम चीज यहां पर भी लिखी है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। यानी कि जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, जो क्या है एक्चुअली में साउथ टू नॉर्थ है, तो वही सेम डायरेक्शन यहाँ पर पी पॉइंट पर जो आप निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सेल पॉइंट पे, तो वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ ही होगी। अब उसके बाद क्या आ जाता है, दूसरा केस आ जाता है जो कि इसका इक्वेटोरियल पॉइंट वाला केस है। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या है कि ये साउथ पोल हो गया मैग्नेट का, ये नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, ये इसका बीच में सेंटर हो गया, और सेंटर से देख सकते हो ये डॉटेड लाइन जा रही है, ये वाली, ये डॉटेड लाइन जो है इस पर आपने क्या लिया, सेंटर से आर दूरी पर, ये है आर दूरी, आर दूरी पर आपने ये पी पॉइंट कंसीडर किया है इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ठीक है, और डायपोल की लेंथ वही है 2l के बराबर है। ठीक है, और ये वाला एंगल वगैरह थीटा वीटा जो भी दिया है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए आप अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो पी पॉइंट पर इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। और ये फॉर्मूला देखोगे तो चार्ज वाले का बिल्कुल सिमिलर आपको दिखेगा। जैसे चार्ज के केस में आपने इक्वेटोरियल पॉइंट में देखा था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, वैसे ही आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी दिख जाएगी इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, और दूसरा केस लिखा है कि अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है एल से, यानी कि आप एल को इग्नोर कर सकते हो, एल की वैल्यू को 0 कर सकते हो, तो एल की वैल्यू को अगर आप 0 करोगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा,
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या बचेगा, आर क्यूब बचेगा। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है एल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 बाई कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। अब मेरे को ये बताओ कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब हम ये चार्ज वाले डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो उसकी डायरेक्शन किस तरीके से होती थी, याद है किसी को, बताओ। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब हम निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी डायरेक्शन किधर होती थी, इन द डायरेक्शन ऑफ Not डायपोल होती थी या ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, opposite. अपोजिट होती थी, Opposite. ठीक है, अपोजिट होती है, जब भी आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालते हैं तो अपोजिट होती है। तो यहां पर भी आप देखोगे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक डायपोल एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो आप मैग्नेटिक ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर साउथ टू नॉर्थ है तो यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ के बराबर हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें इतना ही है, इसके बाद थोड़ा और रह गया वो हम कल करेंगे, कल नहीं मतलब शाम को करेंगे, ठीक है, शाम वाली क्लास में। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. तो इतना रिवाइज कर लेना और बाकी जो क्वेश्चंस भेजे हैं प्लीज कर लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले और वो वाले, और जो नहीं समझ आएंगे उनको मार्क करके रख लो, ठीक है। और जो आपके सॉल्यूशन से समझ पा रहे हो उनको सॉल्यूशन से समझ लो, जो नहीं आ रहे सॉल्यूशन देख कर भी तो उनको आप मार्क करके रख लेना। ठीक है, चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो, शाम